आप सब पर सलाम थी। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़े अरसे के बाद सकूत टूटा है। आज दीदार हुआ है एक और। वो एक तस्वीर मंजर आम पे आई थी, वो एक दीदार था, उस पे सदके वारे गए। और आज एक और दीदार हुआ। वो हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का। मियाँ नवाज शरीफ साहब आखिरी बार देखे गए थे रायवन के अतराफ में एक तनूर के ऊपर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा। और उसके बाद से सिर्फ उनके नाम से मौसूम जो है वो ख़बरें ही चलती रहीं कि वो चाइना गए, उन्होंने इजलास की सदारत की। इजलास जो अभी 28 तारीख को होना है वो उसकी सदारत करेंगे। सिर्फ ये ख़बरें ही होती रहीं। मुखालिफ के बारे में या अपनी पार्टी के नज़रियात के बारे में या अपनी पार्टी के बयानिए के बारे में उनकी तरफ से कोई ख़बर मंजर आम पे नहीं आती रही, या वो ख़ुद मंजर आम पे आके नहीं बोलते रहे। तो बहुत से लोगों को ये तशवीश हो रही थी कि क्या बनेगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल क्या होगा, बातचीत का रास्ता किस तरीके से निकाला जा सकता है। जिस तरीके से फवाद चौधरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा तो नहीं है, उन्होंने ये बात की कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब के पास कुछ नहीं है, बातचीत मियाँ नवाज शरीफ साहब से हो सकती है। लेकिन इस बात को उनकी ज़ाती राय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करार दे दिया। उन्होंने कहा जी ये हमारी पार्टी पॉलिसी नहीं है या ये पार्टी बयानिया नहीं है, तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है। वो पार्टी में आएंगे तो फिर पार्टी की जो राय होगी उसके बारे में बात होगी। तो आज नवाज शरीफ साहब मंजर आम पे आए, उन्होंने गुफ्तगू की, माजी के फिर अपने हवाले दिए अपने कामों के, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत के हवाले दिए हैं कि वहाँ पे क्या क्या काम ख़राब हुए थे, अब क्या कुछ बेहतर हो सकता है। तो क्या उनके मंजर आम पे आने के बाद वो जो लोग जो बीच में मुतहर्रिक थे बातचीत के लिए, आगे बढ़ने के लिए या मरासिम को मज़ीद मजबूत करने के लिए, क्या वो फिर से मुतहर्रिक होंगे? क्या ये बातचीत जो है वो टेबल टॉक के ज़रिए हल हो सकती है? ये एक मामला है। लेकिन उनकी तरफ से जो बातचीत हो रही है उससे मुस्तकबिल के इशारे क्या मजबूत हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत मैटर करता है कि अगर आप किसी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरी तरफ इकदाम क्या हो रहे होते हैं। एक बात की गई है कि इमरान खान साहब वो पेशी पे पेश हुए लेकिन बोले कुछ नहीं, तो सिर्फ उन्हें चुप करके बैठाना था। एक बात ये भी हो रही है। दूसरी बात इसी वक्त में कि जब हम हीट ऑफ द मूवमेंट को कम करना चाहते हैं तो क्या कमी के लिए इकदाम हो रहे हैं, क्या कमी के लिए कोई इशारे हो रहे हैं? तो खबर ये है कि नैब की तरफ से जो तोशाखाना केस के अंदर सज़ा हो जाने के बाद भी जो एक कॉल अप नोटिस जारी किया गया था वो किस मकसद के तहत जारी किया गया था। अभी इतलात ये आ रही हैं कि एक तोशाखाना रेफरेंस जिसकी बुनियाद के ऊपर वो केस चला, और केस जो है जिसमें सज़ा हुई और सज़ा बाद में मुअत्तल हो गई, उसमें उनकी ज़मानत हो गई। तो अब वो तोशाखाना तहाइफ के साथ साथ एक तोशाखाना घड़ियाँ उसके नाम से मौसूम जो है वो एक नैब जो है वो रेफरेंस तैयार कर रहा है। तो उसी रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर यानी एक ही केस को दो दो बार चलाया जाएगा। या तो एक बात यह है कि अगर अदालती मामले को अगर देखें कि अदालत में वो दूसरी बार डिस्कस हो रहा है, तो या तो सारे केसेस जो हैं वो जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए बात हो रही है। लेकिन एक ही तरह के केस को दूसरा नाम दे के फिर से खोलना, तो ये चीज जो है ये मौजूदा सूरत हाल में कहीं नहीं दिखाई देती कि ये अनरेस्ट खत्म हो सकती है, ये केओस खत्म हो सकता है। क्योंकि कल परसों जो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जिसमें साबिक गवर्नर पंजाब और साबिक सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, उनका जो केस था, उस केस के अंदर बात ये हुई है, ज़मानत किन बुनियादों पे हुई है? ज़मानत इन बुनियादों पे हुई है कि जो केस दायर किया गया था, जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसके मुताबिक जो वक्त और जगह जो वहां पे मेंशन थी, ना वो वक्त वो था ना वो जगह वो थी। हकायक ये बताते हैं कि वो गलत वहां पे दर्ज किया गया जिसकी बुनियाद के ऊपर जमानत हुई है। यानी 1 साल के बाद उसमें ये इदराक हुआ है कि फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अंदर जो हकायक दर्ज किए गए थे वो हकायक गलत है। अब उसी की बुनियाद के ऊपर जिस तरीके से एक ही शख्स पे 10-10 शहरों के अंदर मुकदमा दर्ज है, मैं ये नहीं कहता कि मुकदमा गलत होगा, अगर एक जगह का मुकदमा है तो ज्यादा मजबूत होता, तो 10-10 जगहों पे जो मुकदमात किए गए तो ये सिर्फ टाइम बाय करने की वजह से किए गए। एक मुकदमे को दर्ज करके उसकी मजबूती के ऊपर प्रोसिक्यूशन की जाती तो हो सकता है नताइज मुख्तलिफ होते, ये लूप होल्स उसके अंदर मौजूद नहीं होते। अब वो बाकायदा तौर पे फेवर है, अब वो फेवर दानिस्ता तौर पे या नादानिस्ता तौर पे दी गई है या लूप होल्स कुछ रखे गए थे। अब वो जो क्वेश्चन है
वही क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर अदालतों से फैसले आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने एक 200 बेड का इजरा कर दिया कि ये इफ्तिताह हम कर रहे हैं 200 बेड पे मुश्तमिल अस्पताल का। तो हम वर्ताए हैरत के अंदर मुब्तला हो गए कि इतनी जल्दी के अंदर कैसे बन गया। स्पीडी शहबाज, जो शहबाज स्पीड है उससे तो हम मुतारिफ हैं, हम वाकफियत भी रखते हैं, लेकिन ये जो मरियम स्पीड थी इसने हमें हैरानी में मुब्तला कर दिया कि पंजाब के अंदर इस तेज़ी के साथ काम हो रहे हैं। तो उसको सराहा भी जाना चाहिए कि जो काम बहुत तेज़ी के साथ किए गए हैं, अवामी मफादात में किए गए, लेकिन उसके हकायक के मंजर आम पे आए कि वो अस्पताल जिसकी मंजूरी जो थी निगरान हुकूमत में हुई, निगरान हुकूमत में ही उसका काम शुरू हुआ, ग्रे स्ट्रक्चर भी बन गया। जब ये हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई तो उसकी फिनिशिंग के अमल को मुकम्मल करने के बाद 2 महीने में उसका इफ्तिताह करके क्रेडिट अपने नाम पे ले लिया। इसको छोड़ दें, चलें फिनिशिंग इन्होंने की। एक और मंसूबा है बसेस के हवाले से, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। कुछ बसें मंगवाई गई जो जनवरी के अंदर मंगवाई गई हैं जब निगरान हुकूमत थी, और निगरान हुकूमत के होते हुए वो बसेस आई, लेकिन उस वक्त उसका इफ्तिताह नहीं हो सका क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका था, और इलेक्शन शेड्यूल के ऐलान के बाद उसके इफ्तिताह में तातुल देखने में आया। ये हुकूमत बनी, हुकूमत ने चार्ज संभाला और कुछ माह उस पर खामोशी इख्तियार किए रखी, और अब सुनने में ये आ रहा है कि उसका इजरा किया जाएगा लेकिन नई ब्रांडिंग के साथ। ब्रांडिंग क्या होगी? मरियम नवाज साहिबा के नाम की, और एक बस की ब्रांडिंग के ऊपर 3 लाख रुपए का खर्च आएगा। यानी जिस मुल्क के अंदर गंदम दरामद की गई है, और गंदम ऐसे वक्त में दरामद की गई है कि जिस वक्त में पाकिस्तान के अंदर बम्पर क्रॉप हो रही हो, और उस पर आप एक तहकीकाती कमीशन तश्कील दें और वो कोई नताइज मुरतब ना कर सके और हाथ पर हाथ धरे सिर्फ यही बैठा रहे, सोच विचार के अंदर रहे कि मुस्तकबिल क्या होगा, ये कौन थे जो ले आए। जिस मुल्क के अंदर वो लाखों मेट्रिक टन की गंदम की तहकीकात मुकम्मल होना, तो एक तरफ 13 लाख टन गंदम कीड़ा लगी हुई अवाम को खिलवाई गई है, उसकी तहकीकात भी नहीं हो सकी, वो भी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, तो किस तरीके से होगा। दूसरी कल धमकी एक पंजाब की तरफ से दी गई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को। अज़मा बुखारी साहिबा ने कहा कि अगर पंजाब में आपको गंदम खरीदने की इजाजत ना हो तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 50 रुपए की रोटी मिले। अब इसको देखते हुए जिस तरीके से बबांगे दोहल बोल रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब, और उनके तेवर जिस तरीके से दिखाई देते हैं, और विफाक को उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है वाजबात के हवाले से, तो वहां पे सूरत हाल इस हद तक तशवीशनाक हुई पड़ी है। ज़रा ये बताते हैं, और बाकायदा तौर पर और अब्बास बपी साहब ने भी कल हमारे प्रोग्राम के अंदर इस बात का इंकशाफ किया है कि हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा में अगले महीने के लिए देने के लिए जो तनख्वाहें हैं उसका पैसा मौजूद नहीं है, जो सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देनी है। यानी इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन वहां पे रूनमा हो रही है। तो उससे अगर मजीद बात आगे बढ़ती है, फंड्स उनके जारी नहीं होते, तो वहां पे सूरत हाल क्या होगी। वो कहते हैं बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब, वहां पे कोई रुकावट नहीं डाली जा रही विफाक की जानिब से, और खैबर पख्तूनख्वा में जानबूझ के रुकावट डाली जा रही है। क्या ऐसे वक्त में आप टेबल टॉक के लिए किसी को रजामंद कर सकते हैं? नहीं हो सकता। ये इकदामात उसके बिल्कुल बरअक्स हैं। तो ये हीट ऑफ द मोमेंट जो बातें की जा रही हैं, इसके देरपा असरात होंगे। दूसरी बात, हमारी शायद किस्मत ही ऐसी है कि हम गिरदाप में ऐसे फंस जाते हैं कि अपने घर में रहें तो हालात वैसे, घर से बाहर निकलें तो हालात वैसे। मुल्क से बाहर निकलते थे इस ख्वाहिश के इजहार के लिए कि चलें बाहर चले जाएंगे, ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, बाहर की अप्रोच का पता चल जाएगा, जहनी बलूगत आ जाएगी। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं बाहर, उसे ब्रेन ड्रेन का भी नाम दिया गया। बाहर चले गए पढ़ने के लिए और फिर ये सोचा कि ये वापस आएंगे मुल्क की बेहतरी के लिए। अब बशकीक के अंदर जो वाकया पेश आया कल रात, तो कहा जाता है कि सैकड़ों अफराद थे। वहां का मकामी मीडिया रिपोर्ट करता है कि जिस वक्त उनके साथ मुज़ाकरात करने के लिए वहां की इंतजामिया गई है, उस वक्त उन लोगों की तादाद 3000 से तजावुज कर चुकी थी। तो वहां पे सिर्फ तलबा को मारा नहीं गया, उसमें पाकिस्तानी तलबा भी, इंडोनेशिया के भी हैं, मिस्र के भी हैं, हिंदुस्तानी भी हैं, बांग्लादेश के भी वहां पे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद जो है, यानी अगर तनासुब निकाला जाए तो 70% से ज्यादा पाकिस्तानी वहां पे हॉस्टल्स के अंदर मुकीम है। अब सिर्फ हॉस्टल्स के ऊपर ही मारपीट नहीं हुई, उन्होंने प्राइवेट जो फ्लैट्स ले रखे थे उसके अंदर भी जाके उन्होंने धावा बोला है, और सिर्फ उन्होंने लड़कों को नहीं मारा, पाकिस्तानी तालिबात जो हैं उनके ऊपर भी हमला किया गया। वहां पे एक तालिबा ये कहती है
کہ بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, ہمیں تھپڑ مارے گئے, ٹھڈے مارے گئے, تو وہ لاتوں کے ساتھ انہوں نے حملہ کیا. ایک طالبہ یہ بتاتی ہے کہ جب میرے کمرے پہ حملہ ہوا تو انہوں نے پہلے دروازہ توڑ دیا, تو میں ڈر کے مارے واش روم میں جا کے چھپ گئی. میں 2 گھنٹے تک وہاں پہ بیٹھی رہی ہوں اور ڈر کے مارے بیٹھی رہی ہوں, اور باہر لاتوں کے ساتھ وہ باقاعدہ حملہ آور ہوتے رہے دروازے کے اوپر. پھر ان کے ماں باپ جو پاکستان کے اندر پریشان ہیں, انہوں نے باقاعدہ طور کے اوپر پاکستانی حکومت کو کہا, پاکستانی حکومت نے انگیج کیا ایمبیسیڈر کو جو وہاں پر موجود ہے ڈیمارش کے لیے. یہاں پہ جو ان کا ایمبیسیڈر موجود ہے اس کو بلا کے بات چیت کی گئی ہے. تو وہ والدین اب پریشان ہیں. اب وہ ایک لڑکی یہ بتاتی ہے کہ میری والدہ نے سب کچھ بیچ باچ کے مجھے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھجوایا کہ شاید مستقبل ہمارا محفوظ ہو جائے, کچھ روشن ہو جائے, جو مشکلات ہمیں پاکستان میں درپیش ہیں وہ باہر نہ آئیں. لیکن اب میری والدہ صبح سے فون کال کے اوپر مجھے یہ بار بار اصرار کیے جا رہی ہیں کہ تم واپس آ جاؤ. تو وہ کہتی ہے کہ آدھی ادھوری تعلیم چھوڑ کے واپس آؤں گی تو میرا مستقبل کیا ہوگا. یعنی پاکستان کے اندر ہی اگر حالات بہتر ہو جائیں تو ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے. ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات اٹھا لیں, کچھ بہتری کر لیں. اپنا ملک ہے, اپنے ملک کو سنواریں گے تو ہم خود بھی سنوریں گے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.